और मैं हूं आपके साथ श्री शुक्ला। दिल्ली का रास्ता यूपी से तय होकर निकलता है। ये बात अक्सर राजनीति में आपने देखने को सुनी होगी। ये हर कोई जानता भी है, हर कोई मानता भी है। यूपी में कुछ भी होता है तो उसका संदेश दूर तक जाता है। यूपी में अब अगले महीने 3 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें लोकसभा की 1 सीट और विधानसभा की 2 सीट है। इसमें रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोट ठीक ठाक तादाद में है। वहीं सपा, बसपा, कांग्रेस या बाकी दल, जो भी दल यूपी में हैं, बीजेपी को छोड़कर वो खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी बताते रहे हैं। उनके लिए बीजेपी ने मुश्किलें बढ़ा दी। जी हाँ, क्योंकि लखनऊ, रामपुर और बरेली में पसमानदा समाज का सम्मेलन बीजेपी ने किया है और मुस्लिम वोटर्स पर अपनी पकड़ बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। कोशिश यही है कि इस वोट बैंक में सेंधमारी करके वो सपा की मुश्किलें बढ़ा दें। उपचुनाव में तीनों सीटों पर सपा बीजेपी के बीच ही मुकाबला होना है, ऐसा नजर आ रहा है, या उनकी सहयोगी पार्टियों के बीच में मुकाबला हो सकता है, जैसे कि खतौली की सीट अब आरएलडी के पाले में चली गई है। लेकिन इन सब के बीच में पसमानदा सम्मेलनों ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की चिंता को बढ़ाया जरूर होगा, क्योंकि अगर मुस्लिम वोटर्स छिटक कर बीजेपी के साथ गए तो परेशानी सबसे ज़्यादा अगर बढ़ेगी तो वो समाजवादी पार्टी की बढ़ेगी। तो क्या पसमानदा समाज बीजेपी की तरफ जा रहा है? क्या बीजेपी अपनी कोशिशों में कामयाब होती हुई नजर आ रही है? और क्या पसमानदा समाज का साथ आना बीजेपी को उपचुनाव में फ़ायदा दिलाएगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब खोजने होंगे, और उन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमने आज ये बहस की है और हमने आज ये चर्चा शुरू की है। लेकिन सबसे पहले हम आपको कुछ रिएक्शन सुनाते हैं। भरोसा दिलाता हूं उनके हक और हुकूक के लिए। पसमानदा समाज के लोगों को भरोसा दिला, उनके हक और हुकूक के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए आह्वान किया है। मैं रामपुर के पूरे प्रदेश के पसमानदा समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आइए भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। भारतीय जनता पार्टी आपके हक और हुकूक को दिलाने का काम करेगी। सरकार के प्रयास से ही अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज और खासतौर पर जो पसमानदा समाज है, उसको तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के मिल रहा है। एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के प्रति आज मुस्लिम समाज का, पसमानदा समाज का बना है। हम लगातार मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, और जिस नेता का आप नाम ले रहे हैं, ओवैसी जी हो गए, चाहे समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे बसपा हो गई, उन्होंने हमेशा हम मुसलमानों को केवल ठगने का काम किया। तो आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी घेराबंदी कर रही है, ख़ासतौर पर पसमानदा समाज के लोगों की। वो मुसलमानों के हितों की बात कर रही है। वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसी ने भी इस समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो तमाम काम कर रही है जो कि पसमानदा समाज के हित में है। अब ये कितने हित में है, कितने जो अगर कहा जाए बीजेपी की ये जो कवायद है, ये जो चाल है, वो कितनी कामयाब है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले हाजी हसन अहमद साहब हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। इसके अलावा बासित अली साहब हैं, अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के। मोहम्मद अतीक साहब हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। इसके अलावा फ़खरुल हसन चांद साहब हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बासित अली जी का रुख करूँगा। बासित जी, जिस तरह से उपचुनाव और निकाय चुनाव से पहले आप लोग पसमानदा समाज को अपनी ओर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो आपको लगता है कि ये प्रयास सफल होगा और उपचुनाव में इसकी के जो रिजल्ट आएंगे उसमें उसका असर देखने को मिलेगा और जो मुस्लिम वोटर्स का प्रतिशत है बीजेपी के अंदर वो बढ़ेगा? असल में अभी मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। अभी रामपुर का उपचुनाव हुआ, आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ। लगभग भारतीय जनता पार्टी को 20% के आसपास वोट वहां पर मिला मुसलमानों का। और इसके बाद अभी जब गोला का उपचुनाव हुआ तो वहां कई गांव ऐसे थे जो हम 50 से 60 वोट से हारे,
जो 100% मुस्लिम बहुल थे। लेकिन एक गांव है रसूलपुर जिसमें 2160 वोट पड़े और वहाँ 100% मुस्लिम वोटें हैं। 2160 वोटों में हमें 1200 कुछ वोटें मिली। तो कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर इशारा है कि आज मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की ओर लगातार एक उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। और जो सपा बसपा लगातार आरोप लगा रही थी कि मुसलमानों को वोट पड़ने नहीं दिया। अगर मैं बात रसूलपुर की करूं तो रसूलपुर की जो वोटिंग है वो 5000 है। 5000 वोटों में 2160 वोट वहां पड़े, 1200 कुछ वोट जब भाजपा को मिले हैं तो मुस्लिम गांव हैं, वोट पड़े हैं, मिले हैं। इसी तरह से और भी कई सारे गांव हैं, वहां प्रचार करने में गया भी था तो वोट मिल रहा है। और जब लाभार्थी आज बड़ी तादाद में पसमंदा समाज से हैं, लगभग 4.5 करोड़ लाभार्थी हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार बिना भेदभाव के उनको योजनाएं दे रही है। हर बूथ पर एवरेज 100 के आसपास लाभार्थी केवल उत्तर प्रदेश में हैं। जब सरकार ने उनको लाभ दिया है तो हमारे कार्यकर्ता, मोर्चे के कार्यकर्ता उनसे संपर्क कर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं और जो मोदी जी और योगी जी का विजन है उसकी बात करते हैं। तो सब लोग एक मुश्त कहते हैं, हाँ काम तो हुआ है, हाँ सुरक्षा मिली है, हाँ माहौल अच्छा हुआ है, दंगे नहीं होते हैं। तो ये तो सब लोग कह रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका लाभ चुनावों के अंदर भी मिलेगा। तो आपको लगता है कि ये जो आपने बातें कही, ये जो पसमानदा समाज है उस तक पहुंचेगी और वो वोट में कन्वर्ट हो पड़ेगी? क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। एक समाज जो दूसरी पार्टियों को वोट डालते आ रहा हो, सालों साल से वोट डालते आ रहा हो, वो अचानक बीजेपी की तरफ चला जाए और फिर उनको वोट करे, तो बात तो उन्होंने आपकी सुन ली, लेकिन ये बात वोट में कन्वर्ट होगी? अभी मैंने उदाहरण दिया आपको, आप उसे ग्राउंड जीरो पर जाकर शेयर भी कराइएगा। जो गोला के अंदर रसूलपुर गांव है वहां 2160 वोट पड़े और 1200 से ज्यादा वोट हमें मिले हैं। इसी तरह से वहां लगभग 30% के आसपास वोट मुसलमानों का भाजपा को मिला है। ऐसे ही अगर मैं रामपुर की बात करूं, रामपुर में आजम खान और समाजवादी पार्टी के लिए एक जबरदस्त माहौल है। बल्कि लोग कह रहे थे कि लगभग अभी अगर हम अखिलेश की 700 कुछ स्पीचें सुनते हैं तो उन्होंने किसी भी अपनी बात में आज तक मुसलमानों का जिक्र नहीं किया है। वहीं वो योगी जी की बात करते हैं तो योगी जी की मार्केट है, जो मंदिर की दुकानें हैं, जो आसपास चीजें हैं, वहां मुसलमानों को बड़ी तादाद में काम मिलता है और योगी जी मुसलमानों की बात भी करते हैं। लेकिन आज तक अखिलेश यादव न कभी आजम खान की बात की, न किसी मुसलमान नेता की बात की और ना ही वो किसी का पक्ष सुनते हैं। वो केवल अपनी एक तरफा सरकार चला रहे हैं और लगातार इसीलिए हार भी रहे हैं। तो मुसलमानों का विश्वास समाजवादी पार्टी से लगातार कम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की ओर लगातार बढ़ रहा है। जी चलिए, फखरुल साहब से इस बात का जवाब ले लेते हैं। फखरुल साहब, आपने सुना होगा बासित अली जी को, उन्होंने कहा कि आपकी तरफ से जो मुस्लिम है उनका मुंह भंग हो रहा है और जो बीजेपी है उसकी तरफ जा रहा है। उन्होंने तमाम आंकड़े भी आपको गिनाए कि किस तरह से कितने जगह पर, कितने बूथ पर कितने वोट थे और मुसलमानों ने कितना वोट दिया। तो आपको लगता है कि आपका जो एक परंपरागत वोट बैंक है वहां पर बीजेपी सेंधमारी करने में सफल हो जाएगी? श्रेष्ठ जी, आज आपने बासित अली जी को बुलाया है। अगर कोई और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होता तो मैं उनसे 3 बार मुसलमान मुसलमान जरूर करवाता कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान। ये आज जो भारतीय जनता पार्टी के मुंह से हम बार बार मुसलमान सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। वो भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमान के खिलाफ अपनी उस पार्टी की एक तरीके से उनकी जड़ें हैं और एक तरह से वो मुसलमान के खिलाफ ही अपनी पूरी राजनीति करती हैं, उनके इर्द गिर्द करती हैं। अभी बासित अली जी कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी आजम खान साहब के लिए बोल नहीं रहे थे। तो बासित अली जी, आजम खान साहब के खिलाफ आपने कहा कि बोल नहीं रहे थे, किसने आजम साहब के खिलाफ कार्रवाई की है? आप क्या कर रहे हैं उस पार्टी में? अगर आपको लगता है कि हम नहीं बोल रहे तो आप क्या कर रहे हैं? आपको तो लगता है ना कि उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, कि आजम साहब के साथ नहीं बोला गया। आपको लग रहा है ना? पहले आप अपना जो कॉन्सेप्ट है पार्टी का बोल रहे थे, आप मेरी बात सुनिए। मैंने कहा रामपुर के लोग बोल रहे थे। नहीं, आपको क्या लगता है उनके साथ जुल्म ज्यादती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की या नहीं की? आपको क्या लगता है? कानून ने उनके जुल्मों का हिसाब लिया है। नहीं, आपको लगता का हिसाब लिया है। कानून अपना काम कर रहा हूं। मैं माफी चाहता हूं आपसे, मैं आज बीच में बोला हूं, मैं बीच में नहीं बोलता हूं।
अपनी बात रखिएगा आप। नहीं, आपको क्या लगता है माननीय आजम साहब के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जुल्म और ज्यादती की नहीं की? कानून तो हर व्यक्ति अपना काम करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो मुकदमे लिखे हैं वो तो अपनी कलम से वापस हो गए। उनको तो कोर्ट के ट्रायल में आपने फेस नहीं किया। उनको भी माननीय न्यायालय के सामने लाते, न्यायालय अपना काम करता, कानून अपना काम करता। क्यों माननीय आजम साहब के जो मुकदमे हैं वो ही ट्रायल में जा रहे हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी उनसे जुड़े हुए लोग जो नफरत फैलाते हैं, जिनके खिलाफ नफरती भाषण के भी मुकदमे हैं, वो तो उनके खिलाफ तो चार्जशीट फाइल भी नहीं होती कोर्ट में, मुश्किल से मुकदमा लिखता है और लिख गया मुकदमा तो उसके खिलाफ एफआईआर चली जाती है या क्लोजर रिपोर्ट चली जाती है। आप कौन से मुसलमानों की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में राजनीतिक और धार्मिक भेदभाव की सरकार चल रही है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, आप क्यों नहीं पूछते हैं कि जब एक कहीं पे दंगा होता है तो घर किसी महिला के नाम होता है, पर नोटिस दी जाती पुलिस को, और इससे पहले कि कोर्ट में जाए कोई अपना पक्ष रखे उस मकान को बुलडोजर लगा के गिरा दिया जाता है? कहां रहते हैं आप? और आप पसमानदा समाज की बात करते हैं। आपसे पहले भी बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी वो भी बहुत पसमानदा समाज की बात कर रहे थे, लेकिन क्या मुसलमान उनकी तरफ गया? क्या मुसलमान ने 2012 का जब चुनाव आया तो क्या वो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनाई? आपको ये जो गलतफहमी है कि अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश का वो कहीं से बीजेपी की तरफ चला जाएगा और आपकी साजिश का हिस्सा बन जाएगा, तो आप जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, आप जरूर किसी निजी लाभ के लिए उस पार्टी में होंगे, लेकिन ये सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी राजनीति अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, उनकी नीतियां अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। अगर मुकदमे लिखे जाते हैं तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ उनमें चार्जशीटें फाइल होती है। जिस तरीके की, मैं तो कहता हूं कि जो भाषण है, आप क्या जिम्मेदारी ले पाएंगे अपनी पार्टी की कि वो आप मुसलमानों के खिलाफ जहर नहीं उगलेंगे? आप कह पाएंगे? आप किसी मंच से नहीं कह पाएंगे, आप कोई जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे अल्पसंख्यकों की। और अल्पसंख्यकों को जो आप बांट रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया? जब शिक्षक भर्ती होती है तो ये हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षक भर्ती में उनको आरक्षण नहीं मिला, और भारतीय जनता पार्टी के जो पिछड़े नेता हैं वो कहते हैं कि शिक्षक भर्ती हुई और उसमें पिछड़ों का आरक्षण नहीं मिला। जो पार्टी पिछड़ों का आरक्षण खा जा रही है, जो पिछड़ों का आरक्षण नहीं दे रही है, आपको लगता है कि वो अल्पसंख्यकों में पसमानदा समाज को उनका हक दे देगी? आपको गलतफहमी है। आप किसी निजी फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होंगे, लेकिन अल्पसंख्यकों का भला सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, माननीय आजम साहब की बात हम लोगों ने हर स्तर पे की है, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे सड़क हो, चाहे सदन हो। फखरुल साहब, हम लोग आज पसमानदा समाज की बात कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स बताएंगे ताकि दर्शकों को या पसमानदा समाज को ये मैसेज जाए कि समाजवादी पार्टी ने कुछ किया है। कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि पसमानदा समाज के लिए। श्रेय जी, पहली बात तो ये कि ये भारतीय जनता पार्टी से पहले बसपा की सरकार ये पसमानदा समाज और जो अल्पसंख्यक हैं उनमें से उन्हीं ने जाट ढूंढने का काम किया था, उनको बांटने का काम किया था। वो भी इसलिए किया था कि मेजोरिटी तो वही है ना, मेजोरिटी तो फखरुल साहब वही है ना। पसमानदा समाज में 40 से ज्यादा मुझे लगता है करीब जातियां होंगी, तो मेजोरिटी तो वही है ना। यही तो देखिए जो आज मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, यही तो कहा जाता था कि जो पॉलिटिक्स है हिंदुस्तान में वो पसमानदा समाज माइनस करके पॉलिटिक्स है, जिन्होंने हक मारा हुआ है पसमानदा समाज का, और जो मुस्लिम में जो ऊंचे तबके हैं, अपर कास्ट हैं, वही लोग पॉलिटिक्स में हावी हैं और पसमानदा समाज को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। यही तो आरोप लगता था बार बार सारी पार्टियों पर। देखिए पसमानदा समाज तो अब बात होने लगी है, या बसपा सरकार बात कर रही थी। समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यक, वो चाहे कोई हो, किसी जात के, आज आप अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों में कहां जात होती, कहां वो पिछड़े और दलित की बात होती है अल्पसंख्यकों में? आप करना चाहते हो तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से मांग करूंगा, अगर बासित भाई बैठे हुए हैं तो क्यों नहीं आप जाति जनगणना करा देते हैं और अल्पसंख्यकों का शामिल कराइए। अल्पसंख्यक जो मुसलमान है, पसमानदा है, उनको दलितों का हिस्सा, उनको दलितों के बराबर हिस्सेदारी दिलाइए। क्यों रिजर्वेशन दिलाइए, पिछड़ों के बराबर रिजर्वेशन दिलाइए। दे पाएगी आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? नहीं दे पाएगी। आज आप मुसलमान कर रहे हैं, कोई दूसरा भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होता, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं तो उनसे 3 बार कहलाता मुसलमान, क्योंकि उनके मुंह से मुसलमान सुनने से बहुत अच्छा लगता है इन कानों को।
क्या मुसलमान मुसलमान कर रहे हैं? बस बंगाल और उत्तर प्रदेश में नहीं, आपने ब्रजेश पाठक की शायद बाइट सुनी नहीं फखरुल साहब। वो तो कह रहे थे मुसलमानों के हक और हुकूक की वो लड़ाई लड़ेंगे, और उन्होंने ये भी बोला कि पसमानदा समाज को आगे ले जाएंगे। देखिए, माननीय मंत्री जी लखनऊ मत सीट से लड़े थे, एक बार जीते थे, दूसरी बार वो दूसरी अपनी सीट बदल ली थी। इसलिए कितना हक की लड़ाई वो लड़ते हैं, हर बार जब किसी सीट से लड़ते हैं तो खुद वो तो अपनी सीट बदल लेते हैं। क्या वो हक की लड़ाई लड़ेंगे? हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक जगह टिके रहना जरूरी होता है। आप एक विधानसभा में जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, दूसरी जब चुनाव आता है दूसरी विधानसभा दूसरी लोकसभा में चले जाते हैं, आप कैसे बात करेंगे किसी के हक की, और कौन सी हक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे? चलिए, मैं हाजी हसन साहब का रुख करूंगा। हाजी हसन साहब, पसमानदा समाज की बात की जा रही है। पसमानदा समाज आजकल बिल्कुल जिसे कहना कि हॉट टॉपिक है, हॉट केक वाला टॉपिक है। बीजेपी जब से पसमानदा समाज में के लिए रैलियां कर रही है, रामपुर हो गया, चाहे लखनऊ हो गया, बरेली हो गया, वहाँ पर रैलियां कर रही है और जोड़ने का काम कर रही है। आपको लगता है कि इससे जो असली तस्वीर है पसमानदा समाज की, आप जाइए, आप गाँव में जाइए, आप पुराने शहरों में जाइए, और वहाँ पर जो स्थिति दिखती है, चाहे वो पढ़ाई की उनके बच्चों की स्थिति हो, चाहे वो उनकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात हो, रंगनाथन कमेटी की रिपोर्ट की बात हो, वहाँ से कुछ सच्चाई निकलकर सामने आती है कि बहुत अच्छी हालत में नहीं है, बहुत एक तरह से कहा जाए दुर्दशा में है। तो आपको लगता है कि बीजेपी की जो बातें हैं, बीजेपी कह रही है कि हम उनको आगे बढ़ाएंगे, तो कुछ तस्वीर बदलेगी या फिर वैसी जू की तू रहेगी? देखिए, तस्वीर का रंग और बदरंग होता चला जा रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है मुस्लिम समाज के साथ। मुसलमानों में ये जातीय व्यवस्था जो है, ये वर्ण व्यवस्था जो थी, ये मुस्लिम में नहीं होती थी। एक बहुत मशहूर शेर से मैं करूँगा कि एक ही सफ में आ गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो सवाल ये कि जिस उसको इस तरह से किया गया था कि सब बराबर है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई अफजल है न कोई कमतर है। तो एक तरह से आज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य तरह तरह से एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक ये नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही है, एक समाज को तोड़ने मरोड़ने और नोचने खसोटने का काम करने जा रही है। और बड़ा अफसोस होता है कि जब भी इस तरह का काम होता है तो कोई घर का जयचंद ही साथ में होता है। और इसके साथ मैं मुनव्वर राणा साहब का लेकिन जोड़ना चाह रहा हूं। लेकिन जो सच्चर कमेटी है उसमें भी तमाम जो जातियां हैं उनका जिक्र किया गया है, आपने भी शायद पढ़ी होंगी। उन जातियों का जिक्र किया गया है कि ये बहुत ही पीछे हैं, यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि दलितों से भी पीछे हैं। तो उन जातियों का जिक्र किया गया, जैसे मैंने कहा 40 के करीब जातियां हैं, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वर्ण व्यवस्था नहीं है। शेख साहब की अलग एक पहचान होती है, मुसलमानों की बात करें या जो ऊंची जात कहेंगे उनको, उनकी अलग पहचान होती है। जो पसमानदा समाज के जो लोग हैं उनकी अलग पहचान होती है। तो उनसे उनका कोई मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे शादी विवाह या एक दूसरे से बहुत राब्ता होता हो। नहीं श्रेय जी, यहाँ पे एक ये जो हमारी जातीय व्यवस्था थी अन्य धर्मों की, वो अपना ली गई है। वरना अगर देखा जाए तो प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब बिलाल हबशी को काबे की छत पे चढ़ा के उनसे अजान दिलवाई। जो काबा हर मुसलमान इसका तवाफ करता है, बोसा लेता है, वो उसकी छत पे खड़े होकर अजान देते थे, जो एक गुलाम तबके से आते थे। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब जैसा कहें, यहाँ पे दिल कहाँ है लोगों का? नहीं तो व्यवस्था इस्लाम तो उन्हीं का चल रहा है, शरीयत तो उन्हीं की है। हाँ, लेकिन शरीयत तो उन्हीं की है। तरह तरह से, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हृदय से, उनको दिल से मानते, और समाज के ठेकेदारों ने बार बार रौंदा है, कुचला है, तोड़ा है, मरोड़ा है, अपने हिसाब से पेश किया है। तो अब सवाल ये है कि हम सच्चर कमेटी और रंगनाथन मिश्रा कमेटी की बात ना करते हुए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि मुसलमान दलित से बदतर है, यहाँ तक कीचड़ में सना हुआ है। एक भी योजना केंद्र सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की या उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम मोर्चा जिसके कुंवर बासित अली साहब अध्यक्ष हैं, उसने कोई एक योजना चलाई हो, कोई एक कॉन्सेप्ट हो तो ये बता दें आज तक। 6 साल की चलिए उनसे भी बात करेंगे। मैं मोहम्मद अतीक साहब का रुख करूंगा। मोहम्मद अतीक साहब, ये बताइए कि आपका भी एक मंच है, आपकी भी एक पार्टी है, तो
अब पसमानदा समाज की बात हो रही है कि पसमानदा समाज को कौन सी पार्टी अपनी तरफ कर पाएगी। जब से बीजेपी आई है चर्चा में ज़्यादा चर्चा होने लगी है अब इस बात की। ये बताइए कि आपका जो मंच है वो बिल्कुल खालिस, जिसे कहा जाए मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करने वाला है। आपको अगर मैं ये कहूँ कि जी आपको अगर मैं जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ फरमाइए, बताइए जी 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 जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपकी पार्टी ने पसमानदा समाज के लिए कितने प्रदर्शन किए, कितनी जगह आपने अपने एजेंडे रखे, या पसमानदा समाज की बेहतरी के लिए आपने क्या किया? क्योंकि दिक्कत वही है, मंच बन गए हैं और पार्टियां बन गई हैं, लेकिन उनके हक की बात करने वाले लोग कम हैं। देखिए श्रेय जी, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा सवाल आपने करा कि आपने मुसलमानों के लिए क्या करा। जहां पर हमारी हुकूमत थी केरल में, हमने मुसलमानों को वहां पिछड़ा घोषित करके 12% रिजर्वेशन दे दिया जी। मुसलमानों को सिर्फ रिजर्वेशन देने वाली मुस्लिम लीग पार्टी है जिसने केरल में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया है। आज भी मुसलमानों का रिजर्वेशन वहां पर है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं है। दूसरे ये कि अभी आप कह रहे थे कि ये पसमानदा समाज, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि पूरा मुस्लिम समाज दलितों से भी बदतर हालत में मौजूद है। भाजपा को ये सेक्ट वाइज क्यों पसंद आ रहे हैं कि इनका वोट ले लेंगे, उनका वोट ले लेंगे? अरे पूरे मुसलमान पसमानदा हैं, सबको जरूरत है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? और भाजपा हमको प्यार दिखा रही है, भाजपा हमसे मोहब्बत कर रही है। आज से कई साल पहले नरेंद्र मोदी साहब ने मोहब्बत करी थी मुसलमानों से। क्या जताया था कि मेरी गाड़ी के नीचे अगर कुत्ते का पिल्ला आ जाता है तो मुझे दुख होता है। तो मुसलमानों की तो बात क्या मोहब्बत है भारतीय जनता पार्टी की कि कुत्ते का पिल्ला और मुसलमान बराबर बराबर। भारतीय जनता पार्टी ये नाटक कर रही है, ये मुसलमानों में फाड़ और तफरीक पैदा करने की बात कर रही है। और जो भी लालच में भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, लालच बुरी बला, आपके मंच से कह रहा हूं, लालच बुरी बला। वो लोग फंसने वाले हैं, ये ट्रैप लेकर आए हैं। अच्छा, तो अगर चले गए, मैं कह रहा हूं कि एक बार को चले गए, सब पार्टियों को उन्होंने देखा, अगर चले गए तो नुकसान क्या है? आपको क्या लगता है क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान यही है कि वो हमारे वोट को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं, वो हमारे वोट की ताकत को खत्म कर देना चाहते हैं। और अभी जो बासित साहब गिना रहे थे कि 2100 वोट में से 1200 वोट हमें मिल गया, अरे जनाब आप कौन सी बात कर रहे हैं? पिछला विधानसभा इलेक्शन हुआ, उसमें आपकी 44-45 सीटें कम हो गई हैं, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ गई हैं। आप वो 21-1200 वोटों को गिना रहे हैं, उन 40-45 सीटों को क्यों नहीं गिना रहे हैं अगर इतना प्यार कर रहे हैं लोग आपसे? अच्छा, दरअसल बात यह है कि ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि मुसलमानों को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने लालच नहीं दिया, समाजवादी पार्टी का भी इसमें कहीं ना कहीं दोष जरूर रहा है। अब इस वक्त लोग नाराज हो जाएंगे। 18% रिजर्वेशन का वादा तो आपने भी हमसे करा था, लेकिन 5 साल हुकूमत रही, आपने बात तक नहीं करी उसके ऊपर। फिर एक इलेक्शन आया, इलेक्शन में कोई बात नहीं करी आपने, फिर भी मुसलमानों ने आपको वोट दिया। तो हमको छलते तो सभी लोग रहे हैं, लेकिन मुसलमानों से मैं ये कह रहा हूं कि अपना तशक्कुस, अपनी पहचान, अपनी वोट की ताकत को मजबूत रखो, ये छल और प्रपंच में मत पड़ो। भारतीय जनता पार्टी कभी तुम्हारा सही सोच नहीं सकती। देखो तुम्हारी बात क्या कह रही है कि कुत्ते का पिल्ला अगर हमारी गाड़ी की। एक बात और मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम्स की बात हो रही है, लेकिन लीडरशिप कहां है? मतलब एक मुस्लिम किसके पीछे चले भाई? एक इंसान किसके पीछे चले? कोई लीडरशिप तो दिखती नहीं है यहां पर। आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, आप चाहे देश की बात कर लीजिए, आप कहीं की बात कर लीजिए, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे लीडरशिप की भी कमी है? नहीं, लीडरशिप नहीं, बिल्कुल। अब आप जो है मुसलमान बेदार हो रहे हैं। 75 साल तक मुसलमानों ने सबको देख लिया, सबको देख लिया। आप मुसलमान बेदार हो रहे हैं। आप ये देखिए जो उनकी पार्टीज आ रही हैं, लोग उनकी तरफ रुजू हो रहे हैं। अभी परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन धीरे 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 वो हमारी तरफ वापस आ रहे हैं। हमने प्रैक्टिकल करके पूरे हिंदुस्तान में दिखाया है
किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दे। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आप अतीक साहब, उत्तर प्रदेश में तो आपकी कोई एक तरह से कहा वजूद ही नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में कैसे आप सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा मतदाता हैं, तो वहां पर आपकी आवाज क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखिए, हम जब आपने रिजर्वेशन दे दिया, जब आपने इतना सारा काम कर दिया केरल में। जी देखिए, 75 सालों से हम सभी यही मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो, दलित समाज ने अपना वजूद पहचान लिया, सिख समाज ने अपना वजूद पहचान लिया, द्रविड़ों ने अपना पहचान लिया, बंगालियों ने अपना पहचान लिया और तमिलियंस ने भी अपना पहचान लिया। आपको भी पहचानना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या करा जाए, हमारे मुसलमान हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सेक्युलर हैं। वो कहते नहीं नहीं नहीं, हम तो भाई चलेंगे तो ऐसे नेता के पीछे चलेंगे सेक्युलर। अब हम सेक्युलर का जो सेक्युलरिज्म का वो जो झूठा घूंट हम पी चुके हैं, उससे हम बाहर आ रहे हैं। अब इंशाल्लाह 5, 6, 7, 10 सालों के अंदर तस्वीर बदलने वाली है। लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो गई है कि मुसलमान बेदार हो रहे हैं, अपनी तरफ वापस लौट रहे हैं। एकदम से नहीं होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम नहीं समझा पाए, लेकिन चोट खाने के बाद अब लोग समझ रहे हैं, संभल रहे हैं और वापस आ रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ। चलिए, मैं अनिल रॉयल जी का रुख करूंगा। अनिल जी, आपका स्वागत है। ये बताइए कि जिस तरह से अब एक नए समीकरण बन रहे हैं, खासतौर पर उपचुनाव से पहले, खासतौर पर निकाय चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर, और पसमानदा समाज की बात हो रही है, आपको क्या जमीन पर लगता है कि ये जो मुस्लिम वोटर्स है ये बीजेपी की तरफ जाएगा, या सिर्फ मैसेज देकर समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों को थ्रेट देने की कोशिश है कि देखो ये वाला वोट भी हम आपका ले रहे हैं? श्रेय जी, भारतीय जनता पार्टी हर उस प्रयास को, हर उस प्रयोग को करने के लिए कटिबद्ध रहती है जहां से उसका लाभ प्राप्त होता है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अब उसने मुस्लिमों में भी डिवीजन करने का प्रयास शुरू किया है, पसमानदा की बात उठाई है। मेरा सवाल है, क्या पसमानदा केवल मुसलमान में है? हिंदू में पसमानदा नहीं है, दलितों में पसमानदा नहीं है, अन्य बिरादरियों में पसमानदा नहीं है। हम 130 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोगों को, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, 5 किलो राशन देकर ये सिद्ध करना चाहते हैं देश मेरा तरक्की कर रहा है। जिस देश में 100 में से 65 आदमी केवल 5 किलो अनाज पर मयस्सर हो, उसको अपने जीवन में जीवन यापन के लिए माध्यम मानते हो, उस देश में हम तरक्की की बात करते हैं, न्याय शर्म की बात है। पहले 60 साल तक कांग्रेस ने कहा कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अभी 8 साल में कहा गरीबी हटाओ। हिंदू की गरीबी का महत्वपूर्ण नहीं है। जो पसमानदा की बात की जाती है, केवल एक राजनीतिक शगुफा है कि कुछ लोग, ये बात सही है कि जो पिछली योजनाएं आई है, चाहे भारत सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, उनमें से निश्चित रूप से मुस्लिम वर्ग के लोग काफी लाभ प्राप्त किए हैं। और वो इसलिए लाभ प्राप्त किए हैं कि गरीबों की संख्या मुस्लिमों में हिंदुओं से भी ज्यादा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है श्रेय भाई कि हिंदुओं में गरीबों की, हिंदुओं में स्थितियां और भी खराब है। हिंदुओं में भी गरीबी बहुत जबरदस्त है। हिंदुओं की दलित बस्तियों में जाइए, पिछड़ी बस्तियों में जाइए और स्वर्ण समाज में भी जाइए तो वहां ऐसी स्थितियां हैं जहां आर्थिक रूप से उनकी हालत पिछड़े से पिछड़े मुसलमान से भी बदतर है। लेकिन राजनीतिक शगुफे की बात है श्रेय जी, इसलिए पसमानदा की बात की जा रही है। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक प्रयोग है और किसी भी दल को अपना राजनीतिक प्रयोग, अपना आधार बढ़ाने के लिए करना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं। कितना सफल होगा, कितना विफल होगा, ये आने वाला समय बताएगा। पर कभी कभी यह होता है जब लंबे समय तक सत्ता के विकल्प नहीं दिखता है तो बहुत से लोग ऐसे वोटर भी होते हैं जो अनचाहे ही सही उस तरफ चले जाते हैं, कहते यार ये जाने के तो है नहीं, हाकिम यही रहने, इन्हीं को फिलहाल सलाम कर लो। क्योंकि अगले कुछ साल अभी ऐसा माहौल लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर रही है। उस स्थिति में हो सकता है कुछ प्रतिशत पसमानदा के नाम पर ही सही मुस्लिम वर्ग में घुसपैठ बनाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो। पर मेरा सुझाव यह है, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता यहां नहीं है पर सुन जरूर होंगे, उनसे अनुरोध है कि जहां पसमानदा मुसलमान की बात करें वो पसमानदा हिंदू के प्रति भी इतनी ही गंभीरता से करें, उनका भी सम्मेलन करें, उन्हें भी योजना बताएं कि हम आपके लिए क्या बेहतरी करना चाहते हैं। अनिल जी, पहले तो यही आरोप लगता था ना कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो लेकिन अब ये नया नैरेटिव सेट कर रही है बीजेपी।
ये अभी जैसे पहले वक्ता बता रहे थे, वो उनका मन है कि शायद सॉफ्ट टारगेट में मुस्लिमों में डिवीजन हो जाए, उनको थोड़ा बंटवारा कर दे तो वो और आसान होगा, विपक्ष को दूर दूसरित करना आसान होगा। विपक्ष में इतनी ज्यादा क्लैश है, हर आदमी सीधे सीधे प्रधानमंत्री बनने के कैलिबर का अपने आप को मानता है, जबकि वो छत्रप भी नहीं बन पा रहे हैं। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि उनका उस आधार को जहां से वो शुरुआत करते हैं, जहां भी जो भी विपक्षी दल है वो मुस्लिम प्लस करके अपनी जाति, अपने समर्थकों को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसके नींव में ही दरार ला दे। जब उसका मुस्लिम नींव है वही दरार आ जाएगी तो उसको ऊपर कुछ प्लस करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भाजपा की राजनीतिक सोच बिल्कुल ठीक है, पसमानदे के नाम पर ही सही प्रयास करना चाहिए। पर मेरा अपने अनुरोध है कि वो हिंदू पसमानदा के बारे में भी इस भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। गरीब मुसलमान में भी है, गरीब की शिक्षा का भाव मुसलमान में भी है, गरीब हिंदू में भी है, शिक्षा का भाव उनमें भी है, आर्थिक जर्जर रूप से वो भी है। 65% लोग भारत सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे है, जो 5 किलो राशन पर अपना जीवन यापन करने के लिए, इन सबकी बेहतरी के लिए प्रयास होना चाहिए। यही है सबका साथ सबका विकास, यही होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सच्चाई तो यही है कि दो ही जात हैं इस देश में, एक अमीर की है, गरीब की है। लेकिन फिर जब राजनीति अपने अपने चश्मे से देखती है चीज़ों को, तो फिर उसमें हिंदू आ जाता है, मुसलमान आ जाता है, अगड़ा आ जाता है, पिछड़ा आ जाता है, फिर राजनीति शुरू होती है। और ऐसा नहीं है, लोग भी उसी संदर्भ में अपने को ढालने भी लगते हैं, उसी संदर्भ में वोट भी डाल के आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो परिपक्वता है वो भी नहीं देखने को मिलती है उतनी, तभी तो इतनी ज़बरदस्त राजनीति होती है। कोई ना कोई किसी ना किसी समाज को पकड़ के बैठा हुआ है, धर्म को पकड़ के बैठा है, या कहें जातियों को पकड़ के बैठा है। तो बात तो बिल्कुल सही है। मैं बासित अली जी का रुख करूंगा। बासित जी, ये बताइए कि आप अभी निकाय चुनाव में उतरेंगे, उसके बाद आप उससे पहले ही आप उपचुनावों में भी उतरेंगे, तो आपको लगता है, आपको यकीन है कि बीजेपी इस बार पसमानदा समाज के लोगों को टिकट देगी? बिल्कुल टिकट मिलेंगे इस बार। और हम हर वार्ड में इस बार, जहां पार्टी कभी नहीं लड़ी या कभी नहीं जीती, वहां चुनाव मैदान में उतारने वाले हैं अपने प्रत्याशी। और वो अल्पसंख्यक समाज के होंगे। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी, वो लगातार इस बात को कह भी रहे हैं। लेकिन मैं अभी मुझसे पूर्व के जो वक्ता थे उन्होंने कई बातें कही, मैं उनके 2-3 जवाब दे देना चाहता हूँ। जी दीजिए। कि भारतीय जनता पार्टी डिवाइडेशन में नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन में यकीन रखती है। उसने योजनाओं का लाभ सबको दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बात की पसमानदा की, पसमानदा मीन्स कोई बिरादरी नहीं थी। पसमानदा से मतलब था कि गरीब का कल्याण। तो गरीब वो कोई अशराफ भी हो सकता है, वो कोई पसमानदा भी हो सकता है, कोई ऊंची बिरादरी का भी हो सकता है। तो जब योजनाओं का लाभ मिला है लगभग 4.5 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ 61 लाख लोगों को राशन मिला है, तो वो सबको मिला होगा। और उसमें ज्यादातर तादाद पसमानदा समाज की रही है। लेकिन दूसरी बात मैं कह दूं, अभी इन्होंने बात की थी कि एक कानून बनना चाहिए इनको। 1950 में कांग्रेस ने इसको खत्म किया था। कुछ मुसलमान बिरादरियों को दलितों का रिजर्वेशन मिलता था, उसको कांग्रेस ने खत्म किया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस लगा सत्ता में रही, केंद्र में भी समाजवादी पार्टी रही, इन्होंने कभी मुसलमानों के हक की बात तो की नहीं। और दूसरा कहा था कि योजना, कोई ऐसा नाम बता दीजिए कि जिन्होंने आगे बढ़ाया हो, जिसको आगे बढ़ाया हो। तो ऐसे क्या ही नाम है भारतीय जनता पार्टी के पास। अभी वर्तमान में दानिश आजाद अंसारी हैं जो मंत्री हैं। अभी एक गुर्जर समुदाय से नवाब खटाना जी, गुलाम अली खटाना बनाए हैं। बाकी 80% के आसपास जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी आज अल्पसंख्यक मोर्चे के अंदर कहीं ना कहीं पसमानदा समाज से हैं। मैं दूसरी बात बता दूं कि जो इन्होंने कहा था कि मुसलमानों के अंदर बिरादरियां नहीं होती, बिरादरियां होती हैं। क्या अंसारी की शादी अंसारी में होती है, सैफी की शादी सैफी में होती है, राजपूत राजपूतों के अंदर करते हैं। हाँ, तो अगर ये नहीं हो, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा तो ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। अगर कोई दूसरी बिरादरी में शादी भी कर ले तो उसका जीना दुश्वार हो जाता है। ये तो ऐसा नहीं, प्रथा नहीं है या जातियां नहीं है, सब कुछ है, जैसा था वो है। लेकिन ये एक, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सोशल अपना इंजीनियरिंग करती है और उसको देखते हैं कि हमें किस प्रकार से टिकट देना है, कहाँ देना है। तो ये जो लोग लफ्ज़ जिहाद को प्रमोट करते हैं
वो आज ये कह रहे हैं कि दूसरी जाति में शादी करके जीना मुहाल हो जाता है। जरा ये अपनी पार्टी में ही देख लें, अपने दामादों की लिस्ट देख लें, क्या उन लड़कियों का जीना मुहाल हुआ है जो बिल्कुल मुसलमान नहीं, हिंदू कैसे उठ के आई हैं? मैं इनको उदाहरण दूं, सुहासिनी अली, सुहासिनी हैदर, सुब्रमण्यम स्वामी जी की बेटी। क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या देखिए, मैं पहले भी कहना चाह रहा था कि हुकूमतें भी मुंह बढ़ाई रस्म क्या खूब जानती हैं, कुछ कुत्तों के आगे शाही टुकड़े पे कहिएगा, वही चाहते रहते हैं वो। अपना नंबर कहिएगा, ये बिल्कुल गलत है। चलिए आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए, बासित अली आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो ऐसा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के साथ, आज रामपुर देख लीजिए, आप आजमगढ़ देख लीजिए, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं अभी जो गोला के अंदर हुआ है वही रामपुर के अंदर 60% लगभग मुस्लिम वोट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां जीतने वाली है और मुसलमानों का 20 से 25 हजार वोट इस बार भाजपा को मिलेगा। आपको मैं आज बता दे रहा हूं, खतौली के अंदर बड़ी तादाद में मुसलमानों का वोट भाजपा को मिलेगा। मैनपुरी के अंदर 70,000 मुसलमान हैं लोकसभा के अंदर, हमें 20,000 25,000 वोट वहां मिलने वाला है। हम तीनों उपचुनाव जीतने वाले हैं और हमें सबका समर्थन मिलने वाला है, सबका साथ मिलने वाला है, सबका आशीर्वाद मिलने वाला है। जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं वो सबके लिए सहज हैं, सबके लिए सरल हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से आई, वीआईपी कल्चर खत्म किया, एक नेताओं का जैसे सपा बसपा की जब सरकारें थी तो एक लंबे लंबे काफिले चला करते थे और हुटर और तमाम वीआईपी कल्चर लेकर वो लोग चलते थे। आज मोदी जी ने इस देश की व्यवस्था को बदला है, पॉलिटिकल लोगों का देखने का नजरिया बदला है। भारतीय जनता पार्टी सेवा के माध्यम से जनता के बीच जाती है। चाहे आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी आपदा में भाजपा कार्यकर्ता आज सबसे आगे खड़े मिलते हैं। जी बिल्कुल। तो जब आप किसी के लिए काम करेंगे वो आपके साथ जुड़ेगा। आज भाजपा सबके लिए काम कर रही है और इसी के लिए योगी जी हों या मोदी जी हों, वो काम सबके लिए कर रहे हैं। तो सबके साथ, सबको साथ लेकर चलें तो आज मुझे उम्मीद है कि वहीं अल्पसंख्यक वर्ग भी भाजपा को उसी प्रकार से आशीर्वाद भी दे रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 8% वोटों के साथ 2 नंबर पर थी, उसके बाद बसपा, उसके बाद कांग्रेस, एमआईएम और जो अभी एक सज्जन बैठे हैं उनकी पार्टी का तो नामो निशान नहीं था। तो ये मैं कह देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों का विश्वास मोदी जी और योगी जी में बढ़ रहा है और ये इतना बढ़ेगा क्योंकि कहा था ये शुरुआत है। आपकी बात को मैं सही करता हूं, ये शुरुआत है। 10 से 15 साल के अंदर इस देश के लिए, इस देश में मुसलमानों की सबसे पहली पार्टी, सबसे पसंदीदा पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी, क्योंकि वो आप लोगों को देख चुकी, आपके धोखे को देख चुकी। आपने केवल उनको वोट बैंक समझा, उनको वोट बैंक के नाम पर केवल उनका इस्तेमाल किया। अगर तकरीर खत्म हो गई हो, अगर चुनावी मंच है तो चर्चा नहीं। जब अपनी बात पूरी कर लीजिए, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे दूसरे गेस्ट के पास भी जाना है। तकरीर खत्म होने पर हाँ, बसपा की सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री कौन थे? नसीमुद्दीन सिद्दीकी। जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी सबसे ताकतवर मंत्री थे, अपनी पार्टी की बात कीजिए, अपनी पार्टी की बात कीजिए, बताइए इन्होंने कभी दबे कुछ लोगों को अधिकार दिए ही नहीं। चलिए, आपकी पार्टी ने अधिकार दिए। मैं चांद साहब का रुख करूंगा, मैं फखरुल साहब का रुख करूंगा। फखरुल साहब, आपने सुना बासित अली जी कह रहे हैं कि 20 से 25 हजार वोट मिलेंगे और तीनों सीटें वो जीतेंगे। एक बात तो उन्होंने ये कही, दूसरी उन्होंने ये कही बात कि जितना काम वो कर रहे हैं उतना काम आपने नहीं किया। चौथी बात, एक सवाल का जवाब और लेना है अतीक साहब की कि भाई समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, उन्होंने आरक्षण क्यों नहीं दिया जैसे हमने केरल में दे रखा है? तो इन बातों का क्या जवाब है आपके पास? देखिए, बहुत लंबी बातें की। मैं बासित जी अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते तो उनसे मैं और भी सवाल पूछ लेता। नहीं, आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए। अब बैठे तो गेस्ट की हैसियत से ये बताने ही बैठे हैं वो। अच्छा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी मुसलमान करती है। आज मुझको और अच्छा लग रहा है
कई दिनों से अच्छा लग रहा है, जब से पसमानदा समाज हो रहा की बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के मुंह से मुसलमान सुन रहे हैं। अध्यक्ष है भाई, वो अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं, तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, खूब सवाल। मैं आ रहा हूँ जी, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जो उनके अधिकार थे, दलितों के स्थिति जैसे रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं, तो आपकी तो सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार। क्यों नहीं आप अल्पसंख्यकों को अधिकार दे देते हैं? आप तो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं। क्यों नहीं आप मोदी जी से कह देते हैं, क्यों नहीं योगी जी से कह देते हैं कि मुसलमानों को भी दलित के बराबर हिस्सा दे दिया जाए, जो मुसलमानों में धोबी हैं उनको भी दलितों के बराबर हिस्से दे दिया जाए जैसे दूसरी जात में मिलते हैं। आप एक बात को नहीं समझ पा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना का विरोध कर रही है, वो आपको लगता है कि आपको अधिकार दे देगी अपना? वो जो पिछड़ों का आरक्षण खा रही है, शिक्षक भर्तियों की इसी हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं, इसी हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं कि आरक्षण नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े जो नेता थे वो आवाज उठा रहे हैं कि आरक्षण नहीं दिया गया, और आपको लगता है कि आपको आरक्षण मिल जाएगा, आपको हक मिल जाएगा। जो लोग पिछड़ों का आरक्षण खा रहे हैं, जिनकी सरकार में पिछड़ों का आरक्षण नहीं मिल रहा है, जो मंत्री गरीब कोटे से अपने भाई का नियुक्ति कराए दे रहे हैं, उसमें आपको लगता है उस सरकार में आपके साथ इंसाफ हो जाएगा? आपको लगता है कि पसमानदा समाज को भारतीय जनता पार्टी बंगाल में और उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाला है, भारतीय जनता पार्टी तब से इस नीति पे काम करी कि किसी तरीके से कुछ परसेंट ही सही मुसलमानों में भी वोट का बंटवारा हो जाए और उनको मिल जाए। बासित जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप आज इस चैनल पे बैठ के जिम्मेदारी के साथ इस बात का वादा करके जा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कल से आदान भजन कीर्तन, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, लव जिहाद जैसे मुद्दों की बात नहीं करेगी? नकाब हिजाब क्या इनकी बात नहीं करेगी? क्या वो नफरत की बात नहीं करेगी? क्या वो आपको मुगल के वंशज नहीं कहेगी? आप वादा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको भारतीय जनता पार्टी में एक पद मिल गया है, आप अपने आप को कोई निजी लाभ हो सकता है, लेकिन आपने कहा कि हमारी सरकार में एक मंत्री हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा। कहां से चुन के आए हैं वो? कहां से उनको टिकट दिया गया था? किस जनता ने उनको चुना है? आपने एक मंत्री को लाए और आपने उसे विधान परिषद में पीछे के दरवाजे से भेज दिया कि हाँ ये लो मुसलमानों तुम्हारा ये नुमाइंदा है, इससे अपनी बात कह लेना। कहां किस जनता ने चुना है उनको? किस जनता के विश्वास से वो आज आए हैं? भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जिनका एक सांसद एक विधायक चुन के नहीं आया है। आप आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि यहां से आपको 25,000 मिल जाएगा, वहां से आपको इतना वोट मिल जाएगा। हाँ, हमको लेकिन अच्छा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी मुसलमान करती है। कोई और भी प्रवक्ता आया होता भारतीय जनता पार्टी का, वो भी करता तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता कि आप मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन आप अल्पसंख्यकों का हक नहीं दिला पाएंगे क्योंकि चांद साहब सेंध तो आप ही के वोट पे लगेगी अगर मुसलमान करेंगे ये। श्रेय जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं इस चैनल पे बैठ के बहुत सी बातें ऐसी होती जो नहीं कही जा सकती है। मैं तो चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर डिबेट में जब भी आए वो 3 बार मुसलमान जरूर कहे और कहे कि हाँ मैं मुसलमानों का हक दूंगा, मुसलमानों के लिए काम करूंगा। मैं तो चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता है सुबह से शाम तक आए, वो मुसलमान करे और उनको कहे कि हम इनके हक दिलाएंगे। हम भी तो देखना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश देखना चाहता है, देश देखना चाहता है, जो पिछड़ों का हक नहीं दे पा रहे हैं। जो कहीं नियुक्ति होती है तो गरीब कोटे से मंत्री अपने भाई की नियुक्ति करा देता है। जो नाइंसाफी उत्तर प्रदेश में चल रही है पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, वहां पे आप सिर्फ मुसलमान की बात कर रहे हैं। हम तो कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में रहने वाला वो चाहे कोई गरीब हो, कोई पिछड़ा हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, क्या उसको इंसाफ मिल रहा है? क्या बेरोजगार नौजवान जो आपको उत्तर प्रदेश की सड़कों पे बैठा मिल रहा है, जो धरना स्थल पे शिक्षक बैठे हैं, जिनका कोई धर्म नहीं है, हर जात से, हर धर्म से, हर किसी भी मजहब से हैं, क्या उनको हक मिल रहा है? आप उत्तर प्रदेश के हालात देखते, कहां बेरोजगारी जा रही है, महंगाई कहां है, उस पे आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मुसलमान कहीं एक तरफा वोट 2024 में ना डालते तो चलो उस पर कुछ काम कर लेते, कुछ वोट कुछ ही परसेंट समाजवादी पार्टी से हमको इधर मिल जाए तो कम से कम केंद्र में आसानी से सरकार बन जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश या देश के
किसी भी मजहब को मानने वाले लोग हों, उनका कहीं कोई भला नहीं हो रहा। बेरोजगार वो किसी भी मजहब को मानने वाले हों, आज सड़कों पे उत्तर प्रदेश की घूम रहे हैं। जो शिक्षक की नियुक्ति समाजवादी पार्टी की सरकार में हो गई थी, चाहे वो बीपीएड डिग्री धारक हो, अनुदेशक हो, उनको कहाँ इंसाफ मिला है? क्यों नहीं वो अपने हाईकोर्ट से मुकदमे जीत गए, सुप्रीम कोर्ट पर सरकार उनको चुनौती दे रही। कहाँ हक मिल रहा है? बेरोजगारों को कहाँ मिल रहा है? जनता को कहाँ मिल रहा है? हम कहाँ हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को उनके अधिकार दे दो, चाहे वो नौजवान किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, आप उनको अधिकार दीजिए। वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है। उत्तर प्रदेश में इंसाफ मिल कहाँ रहा है? उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल कहाँ रहा है? किसको मिल रहा है? बासित अली जी केवल दिखावा करना चाहते हैं। लेकिन अगर हक की बात करेंगे, ये अगर दूसरी मुद्दों की बात करेंगे, आज हम इस मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं, आज ये मुसलमान कर रहे हैं, कल ये लव जिहाद की बात करेंगे, कल ये नकाब की बात करेंगे, तब बासित अली जी इस चैनल पे नहीं होंगे, इस फ्रेम में वो नहीं होंगे। चलिए मैं हाजी हसन साहब का रुख करता हूँ। हाजी हसन साहब ये बताइए, हिंदू मुसलमान कर रहा हो, सबसे ज्यादा जो राजनीति होती है वो इधर देखा जा रहा है कि मुस्लिम मुद्दों पर राजनीति होती है और उसकी चर्चा भी बहुत होती है। इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, वजह यह है कि मुस्लिम समाज ने जब बंटवारा हुआ तो हमने अपनी क़यादत तब से आज तक खुद खड़ी नहीं की। हमने कहा यहाँ पे जो सेकुलर पार्टियाँ होंगी, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भाजपा वाला जुमला नहीं कि लेके चलेंगी, हम उन्हीं की क़यादत में रहेंगे। हमने अपनी क़यादत खड़ी करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक बार हमारे साथ हमने जो जख्म पाया था वो आज भी हरा है, आज भी हरा है। बंटवारा आज भी हम उसको एक अच्छा अध्याय नहीं मानते, उसकी टीस आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। देखिए, कुंवर बासित अली साहब अभी तक कह रहे थे पासमानदा समाज, सम्मेलन भी किए नहीं, सलाम करता हूं इनको, क्योंकि इतना बड़ा कलेजा इनके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था। पिछले डिबेट में भी किया था, फिर कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद ही ये अपने दूसरे टर्म्स में, दूसरे सेशन में ये फौरन पलट गए, बोले नहीं, सबके लिए पासमानदा समाज खो गया, सबके लिए काम किया। तीसरी चीज ये कि ये जब मुस्लिम इश्यूज आते हैं, ना दानिश अली अंसारी साहब दिखाई देते हैं, ना कुंवर साहब दिखाई देते, कोई दिखता ही नहीं है भाजपा में से। अभी अभी एक बात हो रही थी, एक धर्मगुरु थे, उन्होंने कहा कि भाई या तो बंटवारा रद्द हो जाए या सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। क्या अच्छा होता कि कुंवर साहब का उस पर एक रिएक्शन आता कि नहीं, ये हम सबका देश है, यहाँ पे हम भी उसी तरह से हमने भी वो किया है, और वो जो अतीत के जख्म थे उनको बुला के हम सबका देश है। इस पे ये नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से इनका फायदा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों को किस तरह से डिवाइड किया जाए। भाई कैसे ये कह सकते हैं कि हमें 25,000 ही वोट मिलेंगे? क्या जो पूर्व में विपक्ष इल्जाम लगाता था कि ईवीएम में कुछ सेटिंग है, क्या वो सब हो गई? वो जानकारी इनके पास आ गई? क्या है ये? भाई बिल्कुल आप गुड गवर्नेंस दीजिए, पासमानदा क्या सारे मुसलमान आपके साथ खड़े होंगे? आप सारे उत्तर प्रदेश को इंसाफ दीजिए, सब आपके साथ खड़े होंगे, सब आपको वोट देंगे। आपने कैसे कयास लगा लिया कि 10-12 साल में मुसलमान सारे भाजपा में रहेंगे? भाजपा होगी कि नहीं होगी? आप कैसे ये कयास लगा सकते हैं? आप क्यों भ्रम फैला रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या मिलेगा आपको? भाई आप गुड गवर्नेंस दीजिए, सबका अधिकार सबको दीजिए, बेरोजगारी मिटा दीजिए, अशिक्षा मिटा दीजिए, 26,000 विद्यालय आपके बंद हो गए हैं, उनको खुलवाइए, मदरसों में अच्छी तालीम की व्यवस्था करवाइए। जो जहां पे आप कटाज ही करते हैं, आप कहिए कि केरल में कानून कुछ और, गोवा में कुछ और, उत्तर प्रदेश में कुछ और। कैसे? समय की कमी है। एक छोटा सा सवाल आतिक साहब मुझे आपसे लेना है कि मुसलमानों के लिए सबसे मुफीद कौन सी पार्टी है? कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा ना, तो आपको लगता है कि कोई ऐसी पार्टी है जो सबसे मुफीद है? चलिए, मुझे लग रहा है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनिल रॉयल जी, एक छोटा सा मैं एक संक्षेप में एक जवाब चाहूंगा आपसे कि बिना मुस्लिम वोट को वो किए, उनको अपनी ओर आकर्षित किए, 14, 19, 22 इनमें अपनी सरकारें वो बना चुकी है, बीजेपी बना चुकी है। तो अब आपको कोई ऐसी क्या ठोस एक कारण लगता है कि अब वो बीजेपी मुस्लिम समाज की तरफ जा रही है, जबकि सरकारें तो उसकी बन रही हैं, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो? श्रेय जी, जो सरकारें बन रही थी वो केवल हिंदू मुस्लिम तो, चूंकि मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगा हुआ था, उससे शुरुआत हुई थी।
अभी बासित अली साहब कह रहे थे कि 10-15 साल में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की सबसे चहेती पार्टी होगी, तो क्षमा करना उस समय कांग्रेस जैसी पार्टी होगी, ये भी सेक्युलर के नाम पर होगी, जिस पर ना ये इधर की होगी ना उधर की होगी। भारतीय जनता पार्टी का जो 2013 के बाद वजूद बना है वो इसलिए बना है कि ये मुसलमानों से हिंदुओं को डराकर इस बात पर तय करेगा कि मुस्लिमों से देश के हिंदुओं को सुरक्षा नहीं है, इसलिए बना है। अगर ये भी उसी डर्रे पर आएंगे तो माफ करना कि भविष्य बहुत लंबा अच्छा नहीं होगा। और दूसरी बात जो अपने पूर्व वक्ता कह रहे हैं कि पसमानदा में आपने कहा कि पिछले सब चुनाव जीते हैं, लेकिन क्यों? एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि आने वाले समय में विपक्ष को इतना कमजोर हो जाए कि वो किसी भी दशा में, चाहे भाजपा अच्छा करे बुरा करे, वो उठने की स्थिति में न हो। आप आए थे इस बात पर कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, विदेश से काला धन आएगा, लेकिन आपने एक रिपोर्ट चलाई है श्रेय जी कि 2000 के नोट जो नोटबंदी के बाद लागू हुए थे वो 65-70% अब काले धन में तरमीम हो गए हैं। आप उनको उस काले धन को जो पिछले 2014 से आपके राज्य में काला धन बन गया है 2000 के नोट में, उसको क्यों नहीं पब्लिक में डोमिन, किस जगह दबा बैठा, किस नेता के साथ? मैं अभिषेक पांडे का रुख करूंगा, समय का मैं अभिषेक ये बताइए, ये पसमानदा समाज का आजकल बहुत जिक्र हो रहा है, रैलियां की जा रही हैं, ग्राउंड में बीजेपी के नेता उतरकर पसमानदा समाज के लिए बात कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है? जो लोगों से बात हो रही है, खासतौर पर पसमानदा समाज के लोगों से बात हो रही है, तो आपको क्या रिपोर्ट्स मिली हैं? खासतौर पर मैं रामपुर, खतौली और लखनऊ, बरेली, इन सब जगह का जिक्र करना चाहूँगा। संक्षेप में बताइएगा, समय कम है। देखिए, जब चुनाव आता है तो पसमानदा समाज ये सुनाई देने लगता है, पसमानदा मुसलमानों का नाम सामने आने लगता है। सबसे ज़्यादा केंद्र और राज्य सरकार की यानी बीजेपी सरकार की योजनाओं के लाभार्थी यही हैं। और ये भी बात सही है कि पसमानदा समाज के जो मुसलमान हैं उनको तीसरी दुनिया का समझा जाता है, यानी मुसलमानों की अपनी कम्युनिटी में भी उनको सबसे नीचे, सबसे पीछे रखा जाता है। ये बात बीजेपी को बहुत अच्छे तरीके से पता है और इसीलिए योजनाओं के लाभार्थियों को और इस बात को कि पसमानदा को एक्सेप्टेंस जो है विद इन द कम्युनिटी वो कितनी है, क्योंकि मुनव्वर राना का एक बयान बीते 2 हफ्ते पहले आया था, सबने सुना। असदुद्दीन ओवैसी क्या सोचते हैं ये सब लोग सुन रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी को पता है कि इन दोनों चीज़ों को लेकर के अगर साथ में चलते हैं तो वो वर्ग जो मुस्लिमों में जो पिछड़ा हुआ है, जो सबसे दबा कुचला है, जिसको उसके समाज में ही उतना हक नहीं मिलता है, कम से कम उनको हम अपनी तरफ ला सकते हैं। यही है कि हर चुनाव में पसमानदा सुनाई देने लगता है। जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक आपका शुक्रिया, हाजी हसन साहब आपका शुक्रिया, बासित साहब आपका भी शुक्रिया, अनिल रॉयल साहब आपका शुक्रिया, मोहम्मद अतीक साहब आपका शुक्रिया, चांद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस डिबेट में हिस्सा लिया और अपने विचार और अपनी बातों को रखा। तो आपने सुना कि पसमानदा समाज की बात होती है और पसमानदा समाज यानी कि जो पिछड़ा हुआ है, जो पीछे छूट गया है। पसमानदा का अर्थ ही यही होता है, जो पीछे छूट गया है उसको आगे लाने की बात होती है। हिंदुस्तान में आज़ादी को कितने साल बीत गए, 75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन समाज की अगर स्थिति कही जाए, पसमानदा समाज की स्थिति कही जाए तो वो वैसी की वैसे ही है, वो बदलती दिखती नहीं। पार्टियों के चेहरे बदल जाते हैं, यानी कि कभी मुसलमान, खासतौर पर पसमानदा समाज कभी किसी पार्टी की नुमाइंदगी करता दिखता है, कभी किसी पार्टी की नुमाइंदगी करता दिखता है, लेकिन अंत में जो रिजल्ट निकल के आता है वो यही आता है कि जो साक्षरता प्रतिशत है स्नातक का, अगर मैं स्नातक प्रतिशत की बात करूं कि कितने लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, वो 2.75 के आसपास है, मुझे जहां तक मैंने पढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि उस स्तर की पढ़ाई तक मुस्लिम समाज और पसमानदा समाज कहां तक पहुंच पाया है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो पॉलिटिकल बातें हैं, ये जो पॉलिटिकल चालें हैं, वो पसमानदा समाज को कितना फ़ायदा पहुंचाएंगी, बीजेपी की बातों से वो कितना मुतमईन होगा, पिछली पार्टियों से क्या वो ऊब चुका है जो वो बीजेपी की तरफ जाएगा, अपना फ़ायदा कितना रखेगा, अपना फ़ायदा कितना उसको मिलेगा। ये निकाय चुनाव में भी बात निकल कर सामने आएगी और ये भी बहुत देखना रोचक होगा कि बीजेपी कितने कैंडिडेट निकाय चुनाव में या फिर उपचुनाव में उतारती है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।